आप सबका मेरे YouTube चैनल किरण एजुकेशन बाई अलका किरण में स्वागत है। आज मैं जीव विज्ञान का चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं के अंतर्गत जनन स्वास्थ्य के बारे में बताने जा रही हूँ। यह तो ये छोटा टॉपिक जनन स्वास्थ्य, लेकिन एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से इसमें से लिखने वाला बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से निश्चित रूप से आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं जनन स्वास्थ्य क्या है और ये इसके बारे में क्या जानते हैं हम लोग। तो जैसा कि नाम जनन स्वास्थ्य दो शब्दों से मिलकर बना है। स्वास्थ्य इससे तो सबको परिचित हैं, लेकिन जनन स्वास्थ्य यानी जनन से संबंधित स्वास्थ्य तो हम देखते हैं ये परिभाषा WHO के अनुसार दिया गया है। जनन स्वास्थ्य का परिभाषा जनन के संपूर्ण पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य को जनन स्वास्थ्य कहा जाता है। जनन के संपूर्ण पहलुओं सहित, इसमें एक वर्ड है संपूर्ण पहलुओं। अब ये संपूर्ण पहलू क्या है? स्वास्थ्य तो हुआ यानी शरीर में कोई बीमारी का ना होना, लेकिन संपूर्ण पहलू का मतलब हुआ कि व्यक्ति जननिक रूप से तभी स्वस्थ हो सकता है जबकि उसका सारी शरीर तो स्वस्थ हो ही, उसके साथ उसमें भावनात्मक स्वस्थता हो, व्यवहारात्मक स्वास्थ्य हो, सामाजिक स्वास्थ्य हो, तभी व्यक्ति को हम जननिक रूप से स्वस्थ कह सकते हैं। और यही हुआ जनन स्वास्थ्य का परिभाषा, यानी व्यक्ति का जनन रूप से जननिक रूप से स्वस्थ होना। तो उसमें सारी स्वस्थता आ जाएगी, शारीरिक भी, भावनात्मक भी, व्यवहारात्मक भी और सामाजिक भी। व्यक्ति सब तरह से स्वस्थ हो तभी हम उसे कहेंगे कि वह जननिक रूप से स्वस्थ है। तो अब हम चलते हैं इसके अगले मुद्दे, अगले पॉइंट। हम इन सब बिंदुओं के अंतर्गत जनन स्वास्थ्य को समझने की कोशिश करते हैं। अगला बिंदु है लैंगिक परिपक्वता। तो पिछले वीडियो में हम लोग जाने कि लैंगिक अंगों में या जनन अंगों में युग्मक का बनना एक विशेष अवधि यानी 10 से 12 वर्ष की अवस्था में शुरू हो जाता है। तब हम कहते हैं कि व्यक्ति लैंगिक रूप से परिपक्व हो रहा। लेकिन क्या जनन अंगों में युग्मकों का बनना ही लैंगिक परिपक्वता का सूचक है? लैंगिक परिपक्वता केवल युग्मकों का बनना ही नहीं, बल्कि उसका शरीर के साथ साथ मानसिक विकास भी होना चाहिए, तभी हम कहेंगे वह व्यक्ति लैंगिक रूप से परिपक्व है। केवल युग्मक बन गए और उसकी मानसिक विकास नहीं हो रही है, वह मानसिक रूप से अक्षम है, तो हम नहीं कह सकते हैं कि उसमें लैंगिक परिपक्वता आ गया। लैंगिक परिपक्वता यानी केवल युग्मक का बनना नहीं, बल्कि शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के विकास होने चाहिए, ताकि व्यक्ति नए अगले पीढ़ी का सृजन कर सके। जब तक वह अब अगले पीढ़ी के लिए तन मन से तैयार नहीं होगा, उसको लैंगिक परिपक्व नहीं कहा जा सकता। अब ये होता है हमारे समाज में कि व्यक्ति विशेष पर बहुत तरह के दबाव होते हैं। अब देखें कौन कौन से दबावों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है, जिसके कारण वह उसको बहुत परेशानी या बहुत तरह की बीमारी होती है। तो सामाजिक दबाव झेलना पड़ता है व्यक्ति को, पारिवारिक दबाव झेलना पड़ता है। ये सामाजिक पारिवारिक दबाव क्या है? यानी समाज में ऐसी प्रथा है कि लड़कियों की शादी कम उम्र में कर दो, परिवार में ये है कि स्थिति दयनीय ये है तो बच्ची की शादी जल्दी से कर दो। तो ये सामाजिक और पारिवारिक दबाव होता है, जिसके चलते कम उम्र में शादी कर दिया जाता है। अब इस अवस्था में लैंगिक परिपक्वता का एक चरण तो पूरा हुआ, लेकिन मानसिक परिपक्वता तो आती नहीं है। और सरकार का दबाव होता है कि जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, इसलिए कम उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए, परिवार की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से एक व्यक्ति विशेष पर बहुत तरह के दबाव झेलने होते हैं, और इस दबाव में व्यक्ति बहुत से रोगों का शिकार भी हो जाता है
और उसे बहुत तरह की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। तो अब हम देखें कि व्यक्ति लैंगिक रूप से कौन कौन रोगों से परेशानी होती है उसको लैंगिक रोग में। तो ये है एसटीडी, इसका फुल फॉर्म पहले करें, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसका हिंदी हुआ लैंगिक जनन संचारित रोग। वैसे रोग जो लैंगिक संबंधों के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है उसे लैंगिक जनन संचारित रोग कहा जाता है। यानी ये रोग लैंगिक संबंधों के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। कहने का मतलब किसी एक व्यक्ति को ये रोग है तो लैंगिक संबंध के द्वारा दूसरे व्यक्ति को भी ये रोग हो सकता है। तो लैंगिक जनन संचारित रोग वैसा रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लैंगिक संबंधों के द्वारा फैलता है। तो हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि कौन कौन से रोग हैं जो एग्ज़ाम के लिए यही इम्पॉर्टेंट है, इसी के बारे में हम बात कर रहे थे कि इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो देखें कौन कौन से रोग हैं जो लैंगिक जनन संचारित रोग के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरिया जनित। बैक्टीरिया यानी इसको हिंदी में बोलेंगे जीवाणु, यानी जीवाणु के द्वारा कौन से रोग लैंगिक संबंधों के द्वारा होता है। तो इसका नाम है सिफिलिस और गोनोरिया। ज़्यादा डिटेल 12 में पढ़ना है, बस इसका नाम ही बोर्ड मॉडल, एकदम बोर्ड मॉडल। सिफिलिस और गोनोरिया बैक्टीरिया जनित रोग हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। उसी तरह से वायरस यानी इसका हिंदी नाम है विषाणु। तो वायरस के द्वारा कौन से रोग हुए हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। तो सबसे पहला नाम जो है एड्स, बोर्ड मॉडल एड्स, और उसी तरह से है मस्सा यानी बार्ड्स शब्द दिया हुआ है बीटीवीसी के बुक में, बार्ड्स या हिंदी वर्ड है मस्सा। तो ये 4 वर्ड ही आपके बीटीवीसी के बुक में दिया हुआ है। सिफिलिस या गोनोरिया जो बैक्टीरिया के कारण होता है, एड्स और मस्सा जो वायरस के कारण होता है। तो ये हुआ एसटीडी रोग यानी लैंगिक जनन संचारित रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है लैंगिक संबंधों के द्वारा। अब हम चलते हैं जनसंख्या नियंत्रण, ये बोर्ड मॉडल। अगला शब्द है जनसंख्या नियंत्रण। तो इसको देखें, जनसंख्या नियंत्रण क्या है। मानव में जनसंख्या वृद्धि की असीम क्षमता होती है, यानी वो जितना चाहे उतना बच्चा जन्म दे सकता है। लेकिन इससे हो क्या रहा है, इसके कारण विश्व की आबादी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि इसको जनसंख्या विस्फोट का नाम दिया गया है। इसके कारण हमारी कृत्रिम या मानव निर्मित संसाधन की तो कमी होती ही जा रही है, प्राकृतिक संसाधन भी कम होते जा रहे हैं जिनको अपरिमित या असीमित माना जाता है। जैसे हवा को कोई बोले अरे ये कैसे ख़त्म होगा, ये तो अपरिमित है। हवा, जल, पेड़ पौधे
यानी जंगल, कहिएगा जंगल ये तो ख़त्म नहीं हो सकता है, जल ये तो ख़त्म नहीं हो सकता है, हवा ये तो ख़त्म नहीं हो सकता है, लेकिन इनके चक्र बाधित हो गए हैं। यानी इनके नवीकरण के जो सीमा होती है वो सीमा में ही बाधा आ गई है, और इन सब का कारण है जनसंख्या विस्फोट। इसका मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या विस्फोट। यानी आबादी इतनी तेज़ी से बढ़ी है कि हमारे प्राकृतिक संसाधन भी नवीकरण नहीं हो पा रहे हैं, नवीकरणीय होते हुए भी अनवीकरण की श्रेणी में आ गए हैं। और इसका रिजल्ट है, इसका परिणाम है इनका दूषित होना। जब इनका सीमा, नवीकरण की सीमा ही नहीं पूरी हो रही है तो परिणाम यही होगा कि हम लोगों को दूषित हवा, दूषित जल और वायु, जो भी दूषित शब्द लग गया है उसका प्रयोग करना पड़ रहा। इससे जीवन में बहुत तरह के रोग आ रहे हैं। तो हमारे लिए ज़रूरी है जनसंख्या का नियंत्रण। तो जनसंख्या नियंत्रण के कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा हम जनसंख्या का नियंत्रण कर सकते हैं? इससे न केवल किसी के घर का, किसी राज्य का या किसी देश का, पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है, और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिल सकती है। कैसे? देखते हैं जनसंख्या नियंत्रण के कौन कौन से उपाय हैं। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, तो नंबर फर्स्ट, या ये नंबर दे सकते हैं, अस्थाई उपाय। इसको अस्थाई इसलिए कहा गया है कि जब किसी का परिवार पूरा हो जाता है, उसके बच्चे जितने चाहें उतने हो जाते हैं, तो अस्थाई रूप से अपने परिवार पर रोक लगा सकता है, और इसी कारण इसे कहा गया अस्थाई उपाय। तो अस्थाई उपाय स्त्री पुरुष दोनों के लिए हैं। तो स्त्री के लिए है ट्यूबेक्टोमी। स्त्री के लिए जो अस्थाई उपाय है उसका नाम है ट्यूबेक्टोमी, या हिंदी वर्ड भी इसी का होगा, हिंदी भी इसी तरह से ऐसे ट्यूबेक्टोमी। यानी इसमें क्या होता है कि जो फैलोपियन नलिका होती है, कल बताए थे कि जो फैलोपियन नलिका होती है उसी को ही बीच से दोनों तरफ से काट दिया जाता है, और काट के सर्जरी करके यह स्थायी विधि है, लेकिन इसको सर्जिकल विधि भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑपरेशन करना पड़ता है। ये अस्थाई विधि या सर्जिकल विधि हुआ। तो स्त्री के लिए जो सर्जिकल विधि है उसका नाम है ट्यूबेक्टोमी, यानी फैलोपियन ट्यूब को ही काट कर बांध दिया जाता है, जिससे परिवार पूरा होने पर और बच्चे ना हों। या पुरुष के लिए भी है इसी तरह से, पुरुष के लिए जो अस्थाई विधि है उसका नाम है वासेक्टोमी। वासेक्टोमी, या इसी तरह से इसको हिंदी वर्ड में हम लिख सकते हैं वासेक्टोमी। इसमें भी जो शुक्रवाहिका नली होती है उसको ऐसे बीच से काट दिया जाता है ताकि निकलने वाले शुक्राणु आगे तक नहीं जाएं। तो ये हुआ स्थायी विधि, जो स्त्री के लिए भी है, पुरुष के लिए है, और ये विधि उस समय लागू होती है जब किसी का परिवार पूरा हो चुका होता है। अब आगे देखें अस्थायी विधि क्या है, जिससे अवांछित गर्भ से छुटकारा मिल सकता है। तो अब इसके लिए अगला अस्थायी विधि, नंबर बी, अस्थायी विधि। तो अस्थायी विधि में है यांत्रिक अवरोध। अस्थायी, जैसा नाम कि चाहे
तो उपयोग करें, चाहें तो इसको ना करें, आगे परिवार बढ़ सकता है। अस्थायी तो यांत्रिक अवरोध, जैसा नाम वैसा काम। यांत्रिक यानी कुछ ऐसे यंत्र जिसके द्वारा शुक्राणु या अंडाणु को मिलने से रोका जाता है, अवरोध उत्पन्न किया जाता है, उसको मिलने से रोका जाता है ताकि निषेचन की क्रिया ना हो। तो कौन कौन से यांत्रिक अवरोध हैं? तो ये भी स्त्री पुरुष के लिए अलग अलग हैं। पुरुष के लिए यांत्रिक अवरोध के रूप में काम करता है कंडोम, जो बाजार में निरोध वगैरह के नाम से मिलता है। तो ये कंडोम हुआ। इससे परिवार नियोजन का काम तो होता ही होता है, साथ ही एसटीडी रोगों से भी छुटकारा मिलती है। तो ये एक पुरुष के लिए यांत्रिक अवरोध हुआ। उसी तरह से स्त्रियों के लिए भी यांत्रिक अवरोध के रूप में है डायफ्राम, और है स्त्रियों के लिए एक और है, इसका नाम है कॉपर टी। इसको जो कॉपर से बना होता है और इसको गर्भाशय में व्यवस्थित कर दिया जाता है। तो ये अस्थायी विधि के अंतर्गत यांत्रिक अवरोध के रूप में है। पुरुष के लिए कंडोम, स्त्रियों के लिए डायफ्राम या और भी कॉपर टी स्त्रियों के लिए। अब एक और है, उसको देखें। दूसरे नंबर पर आता है हार्मोनल विधियाँ। अब ये हार्मोनल विधियाँ क्या हैं? यानी जैसा नाम है हार्मोन, तो ये हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है। यानी हार्मोन से बनी हुई गोलियों का प्रयोग करके हार्मोन के चक्र को ही व्यवधित उसको रोका जाता है। तो इसके लिए हार्मोन से बनी हुई गोलियां दिया जाता है, और ये गोलियां स्त्रियों के लिए होता है। तो स्त्रियों के लिए हार्मोन से बनी गोलियां कौन सी है? हार्मोन से बनी गोलियों का उपयोग किया जाता है। इस गोली का नाम है माला एन, माला डी, जो भी बहुत सारा नाम है, माला एन, माला डी, अप्सरा, इस तरह से। तो ये हुआ हार्मोनल विधियों से परिवार नियोजन। स्त्रियों के लिए हार्मोन से बनी गोलियों का उपयोग करके हम परिवार का नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हैं, यानी अनचाहे गर्भ से छुटकारा पा सकते हैं। एक और वर्ड है MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। यानी इसको एक वर्ड में बोलें तो ये हुआ गर्भपात। ये भी अनचाहे गर्भ से छुटकारा पाने की एक विधि है, लेकिन इस विधि का शुरुआत किया गया था इसलिए कि गर्भ में पल रहे बच्चे का स्वास्थ्य कैसा है। मान लीजिए कि होने वाला बच्चा अगर विकलांग है तो डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि इस बच्चे को पृथ्वी पर आने नहीं दिया जाए, यानी उसका समय से पहले ही गर्भपात उसको गिरा दिया जाए, उसे नष्ट कर दिया जाए। लेकिन आजकल इस विधि का उपयोग किया जा रहा है कन्या भ्रूण हत्या के रूप में। यानी गर्भ में बनने वाला बच्चा अगर लड़का है तो सही, लड़की है तो उसका कुलविभेदन कर दिया जाता है। यानी लिंग परीक्षण के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है, जो कानूनी मान्य नहीं है। मान्यता सिर्फ ये दी गई थी कि गर्भ में पलने वाला बच्चा अगर शारीरिक रूप से विकलांग है, यानी पृथ्वी पर आने से पहले वो विकलांगता का पता चल जाए, पृथ्वी के लिए वो बोझ हो जाए, तो डॉक्टर उसके लिए सलाह देते हैं कि इसको गर्भपात करा दिया जाए। लेकिन कानूनी मान्यता प्राप्त ये इसी स्थिति में है। इसका दुरुपयोग हो रहा है कि इसे लिंग परीक्षण करने का उपयोग इससे किया जाता है, और लिंग परीक्षण के बाद
कन्या भ्रूण हत्या के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है, जो गलत है। तो ये हुआ जनन स्वास्थ्य के बारे में, जिसके अंतर्गत हम लोग जाने कि व्यक्ति में केवल युग्मकों का बनना ही जननिक रूप से वह स्वस्थ नहीं हो सकता। इसके लिए उसकी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी पहलू स्वस्थ होने चाहिए, तभी कोई व्यक्ति अपनी नई पीढ़ी का सृष्टि कर सकता है और जनसंख्या का नियंत्रण करके अपने घर, परिवार और समाज का कल्याण कर सकता है। अर्थात इसके लिए व्यक्ति को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। तो ओके, अब अगले वीडियो